अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। बरादरानो ख़वातीन इस्लाम, आज के इस दर्स में मैं अबू सईद अब्दुल राज़िक़ सौदागर आपका दी कुरान क्वेस्ट की तरफ से इस्तक़बाल करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आज के इस दर्स में हम ESL स्पीकर्स की दुखती नब्ज़ पर हाथ रखकर उसे सहलाने की, आराम देने की दूसरे मानों में कोशिश करेंगे। ESL स्पीकर्स असल में इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, या फिर और नीचे चले जाते जाएं आप तो ये सब ESL स्पीकर्स कहलाते हैं कि आपकी इंग्लिश मादरी ज़बान न होकर दूसरी ज़बान रह जाती है। दूसरी से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दूसरी ही हो सकता है आपकी अपनी मादरी ज़बान कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयाली हो या कोई और हो, उड़िया हो, फिर दूसरी ज़बान आपकी शायद उर्दू हो, फिर तीसरी आपकी अरबी हो, फिर चौथी शायद आपकी अंग्रेज़ी हो। इन सारी सूरतों में ESL आपकी इंग्लिश ESL कहलाती है, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। कुछ लोगों को कुछ और ज़बानों के जिनकी इंग्लिश अपनी पहली लैंग्वेज होती है, वो फॉरेनर्स यानी जब वो दूसरी ज़बानें सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं या फिर जर्मन सीखते हैं, तो वो जर्मन एज सेकेंड लैंग्वेज, फ्रेंच एज सेकेंड लैंग्वेज भी बन जाती है। मगर हमारे लिए चूँकि ESL, इसीलिए मैंने ESL की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया था। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि ESL स्पीकर्स की दुखती रग, इससे मेरी मुराद ये है कि हम में से कुछ ऐसे लोग हैं, अगर कई नहीं ना सही कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनको अंग्रेज़ी के अल्फाज की स्पेलिंग में ख़ासी दुश्वारी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अंग्रेज़ी के हर दूसरे लफ्ज़ की स्पेलिंग में परेशानी होती है। कुछ और वहीं ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर दूसरे लफ्ज़ में तो परेशानी नहीं होती, मगर कुछ चुनिंदा अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें परेशानी होती है। वहीं याद रखिए कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी इंग्लिश एज फर्स्ट लैंग्वेज EFL होने के बावजूद भी कुछ अल्फाज को लेकर के उन्हें भी, यानी नेटिव स्पीकर्स को भी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, उसी वजह से उन्होंने जिस चीज़ को आज हम अपना मौजूए बहस बनाने वाले हैं उसकी ईजाद की, वो है निमोनिक्स। इंशाअल्लाह ताला हम निमोनिक्स पर बस अभी चंद लम्हों बाद बात करेंगे। तो ये जो स्पेलिंग्स होती हैं, मैंने कहा कि EFL स्पीकर्स को भी कुछ ख़ास अल्फाज होते हैं, उनको लेकर के दुश्वारी होती है। मिसाल के तौर पर एम्बैरेसमेंट में डबल R आता है कि डबल S आता है, यानी R 2 मरतबा आता है मुकर्रर होकर, या S 2 मरतबा आता है, या दोनों ही 2 मरतबा आते हैं। ये कहीं कहीं EFL स्पीकर्स को भी, इंग्लिश एज फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर्स को भी तकलीफ़ होती है। उसी हिसाब से कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको लेकर के मुझे और आपको, यानी ESL स्पीकर्स को तकलीफ़ होती है, और EFL स्पीकर्स इससे फारिग होते हैं, इनको कोई ख़ास तकलीफ़ इस सिलसिले में नहीं होती। और इन चीज़ों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब आप गलत स्पेलिंग्स के ज़रिए से, यानी आप कोशिश कर लें आपकी स्पेलिंग गलत बाकी रहे, और फिर वो जो आपने लिखा हो तहरीरनामा आपका वो किसी तक पहुंच जाए अंग्रेज़ी में, और सामने वाला जब आपके तहरीरनामे को, आपकी तहरीर को पढ़ने लगे तो उन्हें आपकी तहरीर के इस तरह की गलतियों को देखकर आपकी अपनी पर्सनालिटी पर शक होने लगता है। भले ही आप एक सुलझे हुए इंसान हों, अच्छे इंसान हों, आप लापरवाह इंसान नहीं हों, मोहतात हों आप, फिर भी चूँकि आपकी स्पेलिंग्स को लेकर के ये एरर्स रह जाती हैं, गलतियाँ रह जाती हैं, तो सामने वाला ये समझता है कि आप एक लापरवाह इंसान हो। साथ साथ उसको ये भी लगता है कि आप में कोई डिसिप्लिन नामी चीज़ नहीं है, और
इसके अलावा इस तरह का अगर आप बार बार आर्टिकल भेजें इस तरह के या वही राइटअप, उसको पढ़ने में इतनी दुश्वारी होती है कि बसा औकात तो उठा करके साइड में रख देता है कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, इतनी सारी स्पेलिंग एरर्स हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो स्पेलिंग एरर्स मेरे अंदर भी आ जाएं। कई लोग इस तरह चौकन्ने रहना चाहते हैं, कहते हैं कि यार उसकी गलत स्पेलिंग मैंने सीख ली तो वो गलत स्पेलिंग हो सकता है मेरे अंदर भी सरायत कर जाए। और अंग्रेज़ी ज़बान को लेकर के ख़ास तौर से स्पेलिंग्स का मसला यूं भी या इसलिए भी होता है कि इसकी प्रोनंसिएशन कुछ और होती है। कई अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी प्रोनंसिएशंस कुछ और होती हैं। अब देखें ना, जिस लफ्ज़ का आज हमने इख्तियार किया है, जिस लफ्ज़ को आज हमने चाहा कि आज आपका वो मौजूए बहस बने, उसका प्रोनंसिएशन है उसकी निमोनिक्स। मगर जब मैं लिखता हूँ निमोनिक्स तो आप देखें कि मैं एम से शुरू कर रहा हूँ और ये एम साइलेंट बैठा है। तो ऐसे अल्फाज को लेकर के सामने वाले को यकीनन परेशानी ज़रूर होती है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों का तदारुक करने की गर्ज से हमने सोचा कि हम आपके सामने, इससे पहले कि आप दूसरी चीज़ें पढ़ते जाएं और आपका बाकायदा तौर पर अंग्रेज़ी में लिखना पढ़ना शुरू हो और तब वहाँ आपके सामने ये बात आए कि यार ये तो गलत हो गया, ये तो मैंने अब इतनी सारी गलतियाँ कर ली, इन सब से बचने के लिए हमने सोचा कि अभी अभी आपके सामने निमोनिक्स के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखें। तो जैसे मैंने कहा कि स्पेलिंग्स दुखती रग है, दुखती नब्ज़ है, उसको हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे आप तक मरहम पहुंचाएं, इन अदर वर्ड्स, दूसरे मानों में, या फिर कुछ ऐसा आपको उसूल बतलाएं, कुछ ऐसे ट्रिक्स बतलाएं कम अज़ कम, जिसके चलते आप अपनी इन स्पेलिंग्स पर तदारुक हासिल कर सको, इन स्पेलिंग्स पर आप पकड़ बना सको। तो ये हमारा असल मकसूद है। और निमोनिक्स, जैसे मैंने कहा था, निमोनिक्स कहते हैं किसी ऐसी नज़्म को, या पोएम, नज़्म का मतलब, या फिर किसी ऐसे स्पेशल वर्ड जो आप बना लेते हैं, जिसको आप एक्रोनिम भी कह लें, तो ऐसे वर्ड को कहते हैं जो आप ख़ास तौर पर किसी लफ्ज़ को या किसी जुमले को लेकर बनाते हैं, और ख़ास तौर से जुमले को लेकर या फ्रेज़ को लेकर, लफ्ज़ को लेकर तो नहीं आम तौर पर। तो ये इस तरीके से बनाते हैं आप, और उसको आप, उस एक्रोनिम को आप याद रखते हैं ताकि आपको सारे का सारा फ्रेज़ याद रहे। मिसाल के तौर पर जब हम मैप में देखते हैं कि, यानी कोई भी मैप आपके सामने लगा हो या फिर आपके सामने गूगल कंपास हो, तो ऐसी सूरत में जब हम देखते हैं तो उस पर एक कंपास बना होता है, उसमें सिर्फ एन लिखा होता है, ऊपर की तरफ इशारा दिया होता है, एरो, वहां एन लिखा होता है। अब आप बताएं कि एन की तो ऑपोजिट हम कह लेंगे एस है, नॉर्थ साउथ कह लिया। कुछ लोगों को यह मुगालता होता है कि भाई इधर ईस्ट आएगा कि इधर ईस्ट आएगा। नॉर्थ साउथ कह लिया हमने, तो ईस्ट वेस्ट लिखेंगे कि वेस्ट ईस्ट लिखेंगे। इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे करते हैं कि इसका एक हम जुमला बना लेते हैं। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को लेकर के हम एक जुमला बना लेते हैं, जिसके जरिए से हमें ये ऑर्डर याद रहे कि ये क्लॉकवाइज चलता है तो ऐसे चलता है, तो उस हिसाब से लोगों को याद रहे। तो लोगों ने क्या किया, नेवर ईट श्रेडेड व्हीट, नेवर ईट श्रेडेड व्हीट, यानी भूसे वाला या जो बिल्कुल श्रेड कर दिया जाता है, उस व्हीट को, उस गेहूं को मत खाओ। ये कहावत है, इससे इस चीज में कहावत से ज्यादा और नहीं देखा जाना चाहिए कुछ और, ठीक है। तो अब इसको देखें, नेवर ईट श्रेडेड व्हीट, आपने कहा नेवर का एन, ईट का ई, श्रेडेड का एस, व्हीट का डब्ल्यू, NESW, नेवर ईट श्रेडेड व्हीट। तो आपको पता चल गया कि नॉर्थ साउथ तो आप लिख लेते हैं, ई और डब्ल्यू आप ऐसे लिखेंगे, इसका आपको खुद ब खुद अंदाजा हो गया। ये इस तरीके की स्पेलिंग्स को लेकर भी लोगों ने निमोनिक्स बनाई हैं। चंद एक हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, दुनिया भर में मशहूर हैं, चंद एक हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। मिसाल मैं आपके सामने रखता चलूं, जब आप बिलीव लिखते हैं, BELIE लिखते हैं या EI लिखते हैं, आखिर में VE आएगा। मैं यहां की इस तजब्जुब की बात कर रहा हूं। यह मसला नेटिव स्पीकर्स को भी लाहिक होता है। तो इन्होंने एक रूल निकाला कि
आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। एक मकूला बना लिया उन्होंने कहा कि आई बिफोर ई, यानी हमेशा ई से पहले आई आएगा, एक्सेप्ट आफ्टर सी। इस्तिस्ना कब होगी? जब आपके पास सी हो उससे पहले, यानी आई या ई जब आपको लाना हो और उससे पहले सी हो, तो आप ध्यान रखेंगे कि तब आई बिफोर ई नहीं होगा। मिसाल में उसकी देता चलूं, बिलीव हमने कहा, जब आप बिलीव कहते हैं तो BELIEVE होगा, EI नहीं होगा, IE होगा। उसी हिसाब से आप रिसीव कह लें, जब आप किसी को रिसीव करते हैं तो आप क्या कहेंगे? रिसीव। और टेलीफोन का क्या होता है? पहले हुआ करता था रिसीवर। तो ये जो होता है, इसमें आप सी से चूंकि शुरू हो रहा है, ये REC आ रहा है यहां पर, ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? ई पहले लाएंगे, आई बाद में लाएंगे। लिहाजा आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। तो ये जहन में आपके जब बैठ जाएगा तो आप बिलीव जैसे अल्फाज को, या फिर कोई भी ऐसा लफ्ज हो, आप कभी गलती नहीं करेंगे। रिव्यू एक और लफ्ज उसी तरीके से, रिव्यू REVIEW, IE यहां पर भी क्यों? ये सी नहीं है यहां पर, तो ठीक है ना। ये इस तरीके से इसको याद रखना होता है। आप मकूला याद रख लेंगे, जब भी आप स्पेलिंग करने चलें आपको बआसानी सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, और हर हिसाब से आप गलतियों से खाली होते रहेंगे, गलतियों से फारिग होते रहेंगे। ये तो बस एक मिसाल दी थी मैंने, इस तरह की दर्जनों मिसालें आपको मिलेंगी। मिसाल के तौर पर बिलीव ही को लेकर के किसी और साहब ने एक और मकूला बना दिया, कहा कि बिलीव में एक लाई जरूर होता है, यानी देयर इज अ लाई इन बिलीव। अब आप बिलीव को अलग अलग करें, इधर से बी हटाएं, फिर उसके बाद ई हटाएं, फिर उसके बाद इधर से वी हटाएं, उससे पहले ई हटाएं, तो आपको लगेगा यहां पर LIE दिखाई देगा, है ना। बिलीव में LIE बीच में दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए उन लोगों ने कहा याद रखने के लिए। और लाई की स्पेलिंग में तो कोई गलती नहीं करता, LIE हमेशा लाई लिखते हैं। तो इसी तरीके से लोग याद रखने की कोशिश करते हैं। निमोनिक्स बस इसी चीज का नाम है। निमोनिक्स ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से बने बनाए निमोनिक्स हर चीज के लिए मिल जाए, ऐसा नहीं। आप खुद घर बैठे अगर आपको किसी लफ्ज को लेकर के परेशानी हो, तो आप घर बैठे सोचें कि यार मैं इसको कैसे याद रखूं। आप एक खुद से अपने दिमाग में एक तरकीब ले आए और उसको याद रखने की कोशिश करें। फिर एक तो आप खुद याद रख लेंगे उसको, दूसरे आप औरों तक जब ये बात ले जाएंगे, दूसरों तक ये बात पहुंचाएंगे कि देखो ये इसको ऐसे याद रखा जाता है, तो वो भी आपके ममनून होंगे, है ना। तो ये होता है। इसी हिसाब से मैं 2-4 मिसालें और आपके सामने रखता हूं। एक लफ्ज होता है एसेटाइन, I'd like to ascertain। अब इसमें परेशानी होती है एसेटाइन की स्पेलिंग क्या होगी। तो फिर किसी साहब ने एक और मकूला बनाया, या फिर एक ट्रिक बताई इसकी कि as certain as you possibly can, as certain, जितना certain आप हो सकते हैं, जितने मुतयक्किन आप हो सकते हैं हो, तो as आ गया, certain आ गया, दोनों को मिला लें आप, तो ये ascertain हो गया। तो इस तरीके से सेपरेट के लिए मिसाल के तौर पर ये जो मैं आपके सामने आज रख रहा हूं ना, ये जग भर में मशहूर हैं ये, ठीक है। आप खुद अपने हिसाब से बना लें और बात है, ये चीजें जग भर में मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर सेपरेट, कुछ लोगों को परेशानी होती है सेपरेट में कैसे ए आएगा कि ई आएगा। तो किसी ने कहा कि देखें सेपरेट में एक रैट जरूर होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा RATE, तो इसमें आपको समझ में आ जाता है कि ये ऐसे लिखा जाता है। उसी हिसाब से कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनको लेकर के कुछ लोगों को तजब्जुब होता है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कि नहीं, इसका कैसा ये जब होता है, तो इसके लिए भी एक लोगों ने फिर से एक एक्रोनिम बनाया फैन बॉयज में असल में हर एक हर्फ एक लफ्ज पर दलालत करता है। जैसे हम लोग अरबी ज़बान में कुतुब जद्दिन कहते हैं ना, कलकले वाले हरूफ को, तो उसी हिसाब से यहां भी एक एक्रोनिम बना ली गई है। तो ये एक्रोनिम क्या है फैन बॉयज की? F फॉर के लिए इस्तेमाल होता है, A एंड के लिए इस्तेमाल होता है, N नोअर के लिए इस्तेमाल होता है, B बट के लिए इस्तेमाल होता है, O और के लिए इस्तेमाल होता है, Y येट के लिए इस्तेमाल होता है, और S
सो के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया आपका फैन बॉयज। उसी तरीके से कुछ लोगों ने जिन्हें नेसेसरी, लफ्ज नेसेसरी को लेकर के तकलीफ थी, उन्होंने कहा कि नेसेसरी का बेहतरीन तरीका यह है कि नेसेसरी में अगर आप नेसेसरी को एक ये बना करके देखें, क्या कहते हैं, पुतला बना करके देखें, तो नेसेसरी में एक कॉलर होता है, यानी सी आपका उसमें आ गया, एक कॉलर होता है बस, तो 2 दफा सी नहीं आना है यहां पर, क्योंकि लोगों को तजब्जुब कहां होता है, नेसेसरी में एक सी आएगा कि 2 आएंगे, नेसेसरी में एक एस आएगा कि 2 आएंगे। ये जहां लोगों को तजब्जुब है, उसका हल लोगों ने ऐसे निकाला कि नेसेसरी को अगर आप एक कुर्ता मान लें तो उसमें एक कॉलर है सी और 2 स्लीव्स हैं, तो उस हिसाब से नेसेसरी आपका बन गया। तो और ऐसे बेशुमार हैं ऐसे। एक और मैं आपके सामने रखूं, प्रिंसिपल। लोगों को थोड़ा सा फिर से लोग तशवीश में पड़ते हैं कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या है। प्रिंसिपल को जब आप AL से कहते हैं तो एक मीनिंग बनती है, प्रिंसिपल में आप LE जब लगाते हैं, PLE, एक होता है PAL, दूसरा होता है PLE, दोनों के अलग अलग मानी हैं। तो अब किसको कहां इस्तेमाल करें? तो लोगों ने कहा कि देखो, आपका जो स्कूल का प्रिंसिपल है, हाँ मैं ये बात बता दूं कि दोनों का तलफ़ुज़ बिल्कुल हूबहू वही है। तो आप ना ऐसे याद रखो इसको कि आपका जो स्कूल का, कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो आपका अपना दोस्त है। दोस्त को अंग्रेजी में पैल कहते हैं, PAL। सो देयर इज अ पैल इन द वर्ड प्रिंसिपल। तो इस तरीके से भी आप अल्फाज को याद रख सकते हैं। और ग्रामर को लेकर के किसी किसी को तकलीफ होती है, GRAMM। अच्छा, ग्रामर में ER आता है कि AR आता है, तो उसको कैसे आप उसका तदारुक करेंगे? तो लोगों ने कहा, डू नॉट मार योर ग्रामर विथ पुअर स्पेलिंग्स, रॉन्ग स्पेलिंग्स। आप अपने ग्रामर का उसको भद्दा ना करें, उसको बेजायका ना कर दें, उसको स्पॉयल ना करें, उसकी स्पेलिंग को आप गलत तरीके से लिख करके। तो इस तरीके से इनका तदारुक हो सकता है। अलबत्ता हाँ, 2 बातें और, आखिरी 2 बातें और मैं कहकर अपनी बात ख़त्म करूँ। उनमें से एक ये है कि बाज़ार में आपको स्पेशल डिक्शनरीज मिलेंगी जो आपकी स्पेलिंग्स पर काम करवाती हैं। ढूंढें बाज़ार में या फिर गूगल पर ही आप लिखें स्पेलिंग डिक्शनरीज, आपको दर्जनों स्पेलिंग डिक्शनरीज मिल जाएंगी। उनमें से कोई एक आप चुन लें। मैं कहाँ आपको सजेस्ट करूँ, जो आप चुनना चाहें चुनें। या फिर हम अगर इस तरह क्लासों में मिलते हैं इस सिलसिले पर, इस तरह की क्लासों में जैसे हैं भाई अभी हमारी चल रही हैं, तो वहाँ मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर मज़ीद रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात ये थी कि आजकल स्पेलिंग्स का उतना मसला नहीं रहा, क्योंकि हम जब अपने मोबाइल फ़ोन्स पर या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट्स हों या फिर पेजेस की डॉक्यूमेंट्स हों या इस तरह कोई और डॉक्यूमेंट्स हों, तो इन सब में जो है ऑटो करेक्ट डिक्शनरीज होती हैं। जब आप कोई वर्ड मिसस्पेल भी करते हो तो वो ऑटोमेटिकली, अगर आपने ऑटो करेक्शन ऑन रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाती हैं। हाँ, यहाँ आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि आप अगर प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो हो सकता है वो PAL लिखकर उसको करेक्ट कर ले, जबकि आप PLE लिखना चाहते हो। तो ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा प्रिंसिपल लिखना है। तो उस हिसाब से ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत आज भी ज़रूर है। ये और बात है कि इस तरह की ऑटो करेक्शन वाली डिक्शनरीज ने आकर के मामला बहुत आसान कर दिया है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करते चलें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे इस तरह अंग्रेज़ी ज़बान के सीखने में खूब हमारी मदद फरमाए और हमारा सीखना, अंग्रेज़ी ज़बान का सीखना अपने दीन की इशाअत के लिए बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।